नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। ईरान की मिसाइलें इतनी पावरफुल कैसे हो गई, इस पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अब कन्फर्मिटी के साथ में सामने आ रही है कि ईरान की बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो चाइना की डोंगफेंग सीरीज़ के साथ मैच हो रही हैं। डोंगफेंग सीरीज़ के साथ में जो डीएफ सीरीज़ इसको कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसको एक प्रशिक्षण दे रही है। दूसरा, 48 आवर का जो नोटिस मिला हुआ है कि मैं 48 आवर्स में आग आसमान से बरसा दूंगा, ये जो चीज़ें सारी निकल के आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई ये किस किस्म की धमकियां हैं जो दे रहे हैं, क्या ये धमकियां वास्तव में कामयाब होंगी। खैर, इन पर बात करते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान की मिसाइलों में कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी ढंग से निकल कर आ रही है कि चाइना की जो मदद है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर नॉर्थ कोरिया के जो मदद है मिसाइलों में उसकी बात करेंगे। अब सपोज करो कि हम जो चाइना की 3 मेजर मिसाइल्स हैं जिसमें कि डीएफ सीरीज की मिसाइल हैं। जी हाँ, डीएफ सीरीज होती है डोंगफैंग। डोंगफैंग का मतलब होता है पूरब दिशा से आने वाली हवा। पूर्वा भी कहते हैं उसको, और पूरब दिशा से आने वाली जो हवा होती है उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो वो डीएफ सीरीज है, यानी कि डोंग फैंग। डोंग फैंग, जी हाँ। अब इसमें कई उनके वर्जन्स हैं जो कि 7 8 10 किस्म के वर्जन्स हैं डोंग फैंग सीरीज की, जो मिसाइल सारी की सारी हैं। लेकिन इसमें जो एडवांस वर्जन्स हैं वो सारे के सारे जो है सॉलिड फ्यूल पे चलते हैं। जी हाँ, लिक्विड फ्यूल पे नहीं। लिक्विड फ्यूल का एक अलग स्टेज होता है, उसको भरने में भी दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल को भरने में दिक्कत नहीं आती है। एक उसमें ये फ़र्क ये रहता है कि ये कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ट्रक पे रखो तो वहाँ से लॉन्च हो जाते हैं, जिसको हम अक्सर मोबाइल लॉन्चर भी कहते हैं। ये मिसाइलें इस किस्म की हैं कि जैसे एक सेजल मिसाइल है ना, जो लहराती जाती है तो अपनी दिशा भी बदल लेती है, और आने वाले किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल को आराम से चकमा दे के निकल जाती है, और दिशा बदल सकती है बहुत आराम से। दूसरे, इसको नीचे से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल रूम से। और ये जो भी आपने एक पिन पॉइंटेड टारगेट रखा है जो 1 मीटर बाई 1 मीटर का हो सकता है, ये वहां पर जो है ये जाके अटैक कर देती है। अब ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं, खासतौर से ईरान की कई जो इस पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं कि काम करती हैं, वो डोंगफेंग सीरीज पे काम करती हैं। लेकिन इस बात का भी लोगों को एहसास है कि नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है, और ये इसके बारे में अक्सर बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, आ, अब इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ कोरियन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब ईरान ने डेगो गार्शिया पे भी, एक आपको याद होगा, 2 मिसाइलें दागी थी, और उसको बताया था कि ये मिसाइल जो थी इसका नाम था मुसूदान। जी हाँ, मुसूदान। और ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। और ईरान ने 2005 में, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 20 21 साल पहले, करीब 19 20 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया से खरीदी थी। और उसके बाद 1990 के दशक में भी नॉर्थ कोरिया से कुछ और जो डोंग टाइप की मिसाइलें थी वो भी खरीदी थी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी तकनीक पर काम किया था। इसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपनी इमाद और कादर जो मिसाइलें हैं उसका निर्माण किया था, जो 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं उसको। तो इमाद मिसाइल जो है वो और कादर मिसाइल जो है, या कदर भी कहते हैं, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अमेरिका की कुछ एक जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया का कोऑपरेशन तो बहुत पुराना है, और नॉर्थ कोरिया हथियार तो मुहैया कराता है, ईरान उसको तेल भेजता है। ये भी बात सही है। दूसरी बात, सुनने में आया है कि कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो QIM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। QIM, जिसे नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट से डेवलप किया गया है। और शहाब 3 मिसाइल जो है वो
नॉर्थ कोरिया की नौडेंग मिसाइल जो है उससे मिलती जुलती है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लूज जो है निकल कर आ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना यानी कि नो डोंग और उसकी चाइना की जो है डोंग फैंग जो है वो पूरा का पूरा उसका एक किस्म से ऐसा लगता है जैसे कॉपी की हुई है। खासतौर से अगर इनकी मिसाइल जो खैबर शिकन को देखेंगे जो बहुत खतरनाक मिसाइल है ईरान की, ऐसा लगता है खैबर शिकन इज जस्ट ए कॉपी ऑफ डोंग फैंग मिसाइल्स, वो भी मीडियम लेवल की जो 3,000 किलोमीटर तक की दूरी की है, उसकी बिल्कुल हू बहू कॉपी है। उसका जो कंपोजिशन है, उसकी जो टारगेट्स हैं, उसका जो मोबाइल लॉन्चर से वो है, हवा में डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, वो भी सब कुछ है और सॉलिड फ्यूल वाली है, तो बहुत तेज़ है और हाइपरसोनिक स्पीड है। तो इन खैबर शिकन टाइप की जो मिसाइल है, इनसे भी इसराइल के बड़े शहरों में बहुत बड़ी तबाही भी हुई है। तो एक बात तो कन्फर्मिटी के साथ सामने आती कि हाँ भाई, ये जो सारा का सारा जो मसला है इतना आसान नहीं है देखा जाए तो। दूसरा, ट्रंप ने 48 आवर का नोटिस दिया कि मैं 48 आवर में तुमको बर्बाद कर दूंगा। अब ये 48 आवर तो भाई ठीक है, लेकिन 48 आवर में तुम क्या क्या कर लोगे? मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि ये 48 आवर का नोटिस जो है वो तो ईरान ने ठुकरा दिया है, जूते की नोक पे रखता है। ऐसे कितने नोटिस आए और कितने चले गए, कितनी गीदड़ भपकियाँ आई और कितनी चली गई। जितने अटैक करने कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान से ये सोचना कि ईरान आपके सामने सरेंडर कर देगा या ईरान हथियार डाल देगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ईरान की हिस्ट्री कुछ इस किस्म की है कि जहाँ पर ये कभी वो सरेंडर करेगा नहीं, वो उसने किया भी नहीं है। जो फारस की असली जो क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी जिसे क्या कह सकते हो कि हिस्ट्री है, अगर उसको पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें इतनी आसान कभी नहीं रही थी। अब ये आदमी तो अब गालीबाज बन गया है देखा जाए तो, गालियां दे रहा है अब तो, और ईरान के लोगों को गाली दी है कि वो बी वर्ड की गाली है, अच्छा नहीं लगता बोलना यहाँ पे, और एफ वर्ड की गाली भी दी है। तो ये 37 डेज अब हुए हैं, तो ये साहब ये तो गाली गलौज पे उतर आया है। तो जैसे गली के टपोरे गुंडे होते हैं ना, ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। और जो भी है जैसा भी है, लेकिन हमारे सामने जो स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस बीच में जो तेल अवीव के अंदर और हाइफा के अंदर जो सारा का सारा विनाश हो रहा है, वो भी तो हमारे सामने है, उसको भी तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और हम ये सोच के भी चल रहे हैं कि भाई जो भी है जैसा भी है, कम से कम इज़राइल इस युद्ध से अभी निकलना नहीं चाहेगा, बोल तो रहा है लेकिन निकलना वो भी चाहता है, क्योंकि उसकी भी सारा का सारा जो डेली कारोबार है ठप हो चुका है, फैक्ट्रियाँ ठप हैं, ऑफिस ठप हैं, बच्चों के स्कूल ठप हैं। तो आप आधा टाइम तो आप क्या है कि बंकर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो इन हालातों में आप क्या कर सकते हो? वो चाहेगा कि कोई ना कोई सीज़ फायर हो जाए ताकि मैं बच जाऊँ, निकल जाऊँ इसमें। लेकिन जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि आप ईरान को बर्बाद कर दोगे, वो तो मुझे कहीं से पूरा होता हुआ नज़र आता नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। अब कल ट्यूसडे भी आ जाएगा और वो गीदड़ भपकियों का एक और दौर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जंग ख़त्म होगी लगता नहीं, बल्कि जंग ऐसा लगता है और भड़केगी। और ख़ास तौर से अगर पावर प्लांट टूटेंगे, ब्रिज टूटेंगे, तो फिर गल्फ़ के अंदर भी हमें वो तबाही देखने को मिलेगी जो शायद अभी तक हमने नहीं देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।